G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहानिसबर्ग में आगे बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाए जाने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने G20 अफ्रीकी कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए, जो कि आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहे। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए भी G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। इससे पहले प्रधानमंत्री का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन नमस्ते करके किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से भी बातचीत की, मुलाकात की। प्रधानमंत्री की ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ कई अन्य देशों के नेताओं के साथ भी मुलाकात हुई है। इस बार का G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला यह पहला G20 शिखर सम्मेलन है। 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर्स समिट के पहले दिन जोहानिसबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। प्रधानमंत्री ने लिखा कि यह पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और AI को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। तो एक नई पहल की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच बेहद गर्मजोशी से मिले और बातचीत के कई हल्के फुल्के पल भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के साथ भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी भरे माहौल में आपसी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहानिसबर्ग में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ बैठक की है और दोनों नेताओं ने अहम मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया। बैठक में आर्थिक और निवेश संबंधों को और आगे प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से भी मुलाकात की। ये तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी और UN के महासचिव नजर आ रहे हैं। दोनों ही नेता एक दूसरे के साथ बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो
तो G20 की महत्वपूर्ण बैठक से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात हुई है, आपसी संवाद भी हुआ, गर्मजोशी भरे लम्हे भी देखने को मिले, जहां पे तमाम नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की है। और इन बातचीत के माध्यम से न सिर्फ आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है, बल्कि इस प्रकार के वैश्विक मंच पे वैश्विक चुनौतियों के समाधान को लेकर भी एक साझा पहल पर आगे बढ़ने का मौका होता है। तो ये अपने आप में तमाम तस्वीरें G20 शिखर सम्मेलन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महत्वपूर्ण सत्र में हिस्सा लिया, का तमाम पहल का जिक्र भी किया, साथ ही साथ तमाम वैश्विक नेताओं के साथ भी मुलाकात की है। कई देशों के प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, और इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के साथ प्रधानमंत्री की आज जो मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है, उसकी तस्वीरें आपके सामने। हमारे सहयोगी संवाददाता अखिलेश सुमन G20 शिखर सम्मेलन को कवर करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मौजूद हैं, उनका हम रुख करते हैं। अखिलेश जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर हम आज के दिन के लिहाज से बात करें, प्रधानमंत्री के इंटरवेंशन में क्या महत्वपूर्ण बात नजर आती है जो आज की वैश्विक चुनौतियों को एक समाधान का रास्ता दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं, खासतौर से शांति स्थापना को लेकर और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने को लेकर? अखिलेश जी, देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि दुनिया के अधिकांश देशों को प्रभावित कर रहा है, वह था आतंकवाद का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि आतंकवाद एक ऐसी खामी है जो दुनिया के सभी देशों को प्रभावित करती है, विकास को प्रभावित करती है। और नतीजा ये हुआ कि जो लीडर्स स्टेटमेंट आया है, लीडर्स स्टेटमेंट में आतंकवाद के सभी रूपों और प्रकारों की गहरी निंदा की गई है। यह कह सकते हैं कि एक जो भारत अभी हाल में भारत ने देखा कि किस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ था, और उस आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसमें कि एक दूसरे देश के नेपाल के भी एक सैलानी थे। तो इस तरीके से आतंकवाद अगर किसी भी देश में है तो वो एक वैश्विक चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। और G20 जिसका कि एक लक्ष्य है कि सबको साथ लेकर चलना, विकास के रास्ते पर चलना, ताकि कोई पीछे न छूट जाए, इसमें आतंकवाद एक बड़ी बाधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह जो इंटरवेंशन था वो काफी महत्वपूर्ण था, और लीडर्स स्टेटमेंट झलका है। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण बात थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्वास्थ्य के लिए एक वैश्विक प्रोटोकॉल बनाने की बात की। एक ऐसा एक कह सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बनाने की बात की है कि स्वास्थ्य के मामले में दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ सहयोग करने को राजी हो, एक ऐसा एक तंत्र विकसित करें। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि देखिए ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो स्वास्थ्य की समस्याओं से काफी पीड़ित है, और खास करके स्वास्थ्य इतना महंगा होता जा रहा है, और अनेक प्रकार की कह सकते हैं कई बार एपिडेमिक जैसी स्थिति बनती है, और उस एपिडेमिक स्थिति में जैसे कह सकते हैं कि कोई साफ देने वाला नहीं रहता है, तो इसलिए एक ग्लोबल अलायंस बनाने की बात कही उन्होंने स्वास्थ्य के मसले पे। और देखा था जिस तरह से कोविड के समय, कोविड-19 के समय एक स्वास्थ्य के ऊपर बड़ी चुनौती आई थी, और भारत ने एक ऐसा तंत्र विकसित किया जो कि कोविड वैक्सीन को लगाने के लिए एक फॉर्म भी बनाया, और उसके अलावा दुनिया के सभी देशों को कोविड जो वैक्सीन है उसका भी सप्लाई किया। कुछ देशों को मुफ्त में, कुछ देशों को अनुदान के रूप में, और कुछ देशों को सप्लाई किया उनकी इच्छा के मुताबिक। तो यह जो महत्वपूर्ण बात थी, और लगता है कि यह जो महत्वपूर्ण बात है। अखिलेश जी, अगर हम जोहानिसबर्ग डिक्लेरेशन के महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो वो एक बड़ी क्या एक आम सहमति है G20 लीडर्स के बीच में, जिससे एक समाधान का या समस्याओं का एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ता है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे जोहानिसबर्ग में जो भी लीडर्स डिक्लेरेशन आया है, वह लीडर्स डिक्लेरेशन 2023 में जब भारत में हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, भारत के G20 शिखर सम्मेलन के जो मूलभूत तत्व थे, उन्हीं मूलभूत तत्वों को लेकर जोहानिसबर्ग शिखर सम्मेलन में भी सारी बातें कही गई है। तो एक तरीके से कहें कि एक ग्लोबल साउथ की जीत के रूप में आप देख सकते हैं, और भारत ने जो भी प्रस्ताव रखे, उस पूरी राइटिंग के प्रोसेस में भारत के प्रतिनिधि मौजूद थे। और मुझे लगता है कि इस मामले में भारत का जो रुख था, उस रुख से दक्षिण अफ्रीका ही नहीं बल्कि ब्राजील और अन्य जो विकासशील देश है, वो सारे विकासशील देश सहमत थे, और विकसित देशों को भी उसमें साथ में आना पड़ा। और खास करके क्लाइमेट फाइनेंसिंग की बात अगर देखें तो क्लाइमेट फाइनेंसिंग में भारत जो लगातार ये बात कह रहा था कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग को डेडलाइन कम किया जाना चाहिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग को बढ़ाया जाना चाहिए,
तो इस तरह की बात जो है लीडर्स डिक्लेरेशन में झलकी है। तो जी। जो अगर लपोलवाब कहे तो भारत ने जो प्रस्ताव दिया G20 शिखर सम्मेलन के जो लीडर्स स्टेटमेंट के लिए, वो सारे प्रस्ताव सभी देशों को स्वीकार हुए। और इसका कारण यही रहा कि भारत पिछले की लगातार 3 साल से ग्लोबल साउथ पर काम कर रहा है। और जी। जिस तरीके से 2020 के शिखर सम्मेलन के पहले ग्लोबल साउथ का शिखर सम्मेलन एक वर्चुअल किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद G20 के बाद शिखर सम्मेलन किया था वर्चुअल। तो इस तरह से ग्लोबल साउथ की जो भावनाएं हैं वो जी परिलक्षित हो रही है आज के बिल्कुल। और एक तरीके से भारत ने इस पहल की एक शुरुआत की थी 2023 में। अखिलेश, एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर एक नई पहल की शुरुआत हुई है। इस पहल में किस तरीके से ये तीनों देश मिलकर आगे बढ़ते नजर आएंगे और ये खासतौर से एक सहयोग किस तरीके से रूप लेगा, जमीन पर उतरेगा? देखिए, भारत के पास जो टैलेंट है वो दुनिया के बहुत सारे देशों के पास नहीं है। और इसलिए भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं, खास करके आईटी सेक्टर से, वो दुनिया के सभी देशों को लाभान्वित कर रहे हैं। और भारत के पास जो एक जरूरत है कि उसको एक पर्याप्त फिनांस की जरूरत है, एक ऐसे एटमॉस्फेयर की जरूरत है जिसमें कि उन टैलेंट को इंक्यूबेट करने का मौका मिले, उन टैलेंट को समर्थन मिले। तो ये जो बना है एक ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ, तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही कह सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं एआई के क्षेत्र में, अब क्योंकि अब सॉफ्टवेयर से आगे बढ़ गया है, जो पूरी टेक्नोलॉजी है वो आईटी सेक्टर वो एआई की तरफ प्रवेश कर रहा है। और ऐसे में यह जो अलायंस बनता हुआ दिख रहा है, उस अलायंस के माध्यम से मुझे लगता है कि हम उस गैप को फिल कर पाएंगे जो जी गैप अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से पैदा हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा एक तरह से विकसित देशों में आते हैं और भारत के साथ वो अलायंस करना चाहते हैं, अलायंस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे एक भारत के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर जिसे कह सकते हैं कि वो है, जिसमें भारत का टैलेंट और उनकी वित्त पोषण जो है वो मिलकर एक नए तरीके की जो है टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने में मददगार साबित। बिल्कुल। और G20 ऐसे वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के एक लीडरशिप का भी एक पहलू दिखाई पड़ता है तब, जबकि खासतौर से ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच को लेकर भारत लगातार पीएम मोदी के नेतृत्व में इस प्रकार के वैश्विक मंच पे अपनी बात रखता रहा है, जहां पे विश्व शांति विकास के साथ में मानव केंद्रित योजनाएं हमारी सोच हो। कम से कम उस दिशा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री की पहल रही है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब किया था कि वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती है कि दुनिया के सभी देश अगर यह महसूस करें कि हम एक परिवार के सदस्य हैं और हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य एक ही है, तो निश्चित तौर पे यह एक बहुत ही जी महत्वपूर्ण बात है और ह्यूमन सेंट्रिक बात है। क्योंकि देखिए, कोई भी शासन हो, कोई भी तकनीक हो, अंततः अगर मानवता की सेवा नहीं करता है, अगर आम जनता के उपयोग का नहीं है, तो उस तकनीक का कोई मतलब नहीं है, जी उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब नहीं है। तो एक लॉपसाइडेड ग्रोथ दुनिया में जो पिछले कह सकते एक शतक से दिख रहा है, उस लॉपसाइडेड ग्रोथ को फिर से पटरी पर लाने की, और खास जी करके जब साउथ अफ्रीका में हो रहा है शिखर सम्मेलन, जहाँ की महात्मा गांधी ने जहाँ एक सत्याग्रह का एक प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने, और जी उन्होंने कहा था कि एक जो प्रकृति के साथ मिलकर रहने का जो विकास की यात्रा है, वही मानव को एक ऐसे लक्ष्य पे पहुंचाएगी जहाँ जी मानव के बीच में भेद नहीं रहेगा। तो निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका की धरती से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो बातें कही है, और पहले भी लगातार वो जिस तरीके से ग्लोबल साउथ की आवाज, ग्लोबल साउथ का मतलब केवल क्षेत्र नहीं है, जी हाँ ग्लोबल साउथ का मतलब जी ऐसे लोगों की आवाज जो दुनिया में विकास की यात्रा से छूट गया है, जो नो वन लिव्स बिहाइंड, जो इसका प्रथम सत्र का एक थीम भी था। जी तो अखिलेश जी, उन लोगों को मुख्य धारा में विकास की मुख्य बिल्कुल। और धारा शायद में वो उनको भारत भी के एक एक मूल विचार में भी एकात्म मानववाद के साथ में ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच दिखाई पड़ती है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना भारतीय विचार में समाहित है, उसी का संचार आगे होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी, इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।